हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण IAS PCS। ये 21 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। इसमें जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आज के न्यूज़पेपर में यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। यहाँ पर हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको इस तरह से हाईलाइट किया जाता है ताकि आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बाद में क्विक रिवीजन कर सके। और कुछ पॉइंट्स जो है इस तरह से ब्लैक लेटर में होते हैं जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये शॉर्ट नोट्स जो है इन न्यूज़ आर्टिकल्स के समरी होते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल के साथ जो कि एक्सप्लेन्ड पेज का है। ये एक हाई प्रोफाइल केस चल रहा है। उसमें एक रेप और मर्डर कन्विक्ट को और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। तो उसमें उसको प्रीमेच्योर रिलीज से रिलेटेड डिस्कशन चल रहा है कि क्या उसको रिलीज किया जा सकता है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट बेसिस पे कन्विक्टेड है। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, सो गवर्नमेंट के लिए भी एक परसेप्शन का मैटर बन जाता है। इस केस में जो अब तक का प्रोसेस है उसमें सबसे पहले ये है कि इस पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए कन्विक्ट किया गया है। सो एक जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है किसी को अर्ली रिलीज करने का, वो होता है कम से कम उसको 14 साल तक जेल में रहना होता है। उसके बाद ही उसके जो प्ली है, उसके जो रिक्वेस्ट है कि उसको प्रीमेच्योर जो है रिलीज किया जाए, उसको कंसिडर किया जाएगा। मतलब मिनिमम 14 ईयर्स उसको जेल में बिताने के बाद ही कंसिडर किया जाता है। बट ये रिलीज जो है सिर्फ ऐसे ही नहीं किया जाता है, इसका एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के लिए सेंटेंस रिव्यू बोर्ड इसका गठन किया जाता है। इसमें पुलिस पर्सनल के लोग, जेल सुप्रिटेंडेंट और होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। और ये जो है ओवरऑल जो प्रिजनर है उसका कंडक्ट देखते हैं कि जेल में क्या कंडक्ट रहा है। वो कोई डिसिप्लिनरी मैटर उसके अगेंस्ट तो नहीं आ रहा है, क्या रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, क्या दूसरे इनमेट के साथ वो फाइटिंग में इन्वॉल्व नहीं है और वायलेंस कर रहा है, उसका ओवरऑल कंडक्ट क्या है जेल में। उसके बाद कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एनालाइज करते हैं और ये बताते हैं कि या क्या ये सोसाइटी के लिए थ्रेट बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके बेसिस पे सेंटेंस रिव्यू बोर्ड जो है ये रिकमेंड करती है कि इसको छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा जा सकता है। और फिर वो कोर्ट के पास जाता है और तब जो है ये फाइनल जो है इसको छोड़ा जाना है कि नहीं जाना है। आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर होता है, जो कि आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161। आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पार्डनिंग पावर होता है कि अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है, आइदर सेंट्रल लॉ के अंडर में, अगर कोई क्रिमिनल लॉ के अंडर में वो पर्सन कन्विक्ट किया हुआ है, या फिर कोर्ट मार्शल के केस में मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस, या फिर डेथ सेंटेंस, ये तीन केसेस में सिर्फ प्रेसिडेंट जो है ये डिसाइड करते हैं कि उसको रिलीज किया जाना चाहिए या नहीं। आर्टिकल 161 इसमें जो स्टेट लॉज होते हैं, मतलब कि वैसे क्रिमिनल केसेस जिसमें स्टेट लॉ बनाती है, उसके अंडर में अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड होता है तो यहाँ पे गवर्नर के पास वो पार्डनिंग पावर होता है कि जो कन्विक्टेड पर्सन है उसको रिलीज किया जाए, मतलब कि उसके सेंटेंस को कम किया जाए या नहीं। तो सबसे पहले सेंटेंस रिव्यू बोर्ड रिकमेंड करता है, उसके बाद कोर्ट के पास जाता है और तब जो है ये प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है फाइनली डिसाइड करते हैं। सो इससे रिलेटेड एक केस भी है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वी श्रीहरन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है वो भी रैंडमली कोई डिसीजन नहीं लेगी या पब्लिक परसेप्शन पे कोई रिलीजन डिसीजन नहीं लेगी। जैसे कि ये केस जो है एक हाई प्रोफाइल केस है, मतलब जो कन्विक्टेड पर्सन है वो पहले एक पब्लिक सर्वेंट रह चुके हैं, सिविल सर्वेंट रह चुके हैं, उनके रिलेटिव हैं। तो इस केस में ये हाई प्रोफाइल केस है और इसमें गवर्नमेंट के साथ जो है क्या होता है कि पब्लिक परसेप्शन का, पब्लिक ओपिनियन का ये बर्डन होता है। अगर इसको मतलब कि प्रीमेचरली रिलीज कर दिया जाता है तो एक गवर्नमेंट के लिए बैड परसेप्शन बन सकता है। बट क्या जो स्टेप्स या जो मेथड या जो पूरा प्रोसेस इस
इसके लिए इस्टेब्लिश किया गया है, तो क्या उसको जो है सेंटेंस रिव्यू बोर्ड पूरा फॉलो कर रही है? और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पब्लिक ओपिनियन, मतलब कि पब्लिक ओपिनियन के दबाव में ही वो जो है इस प्ली को रिजेक्ट कर दी गई है। इस केस में क्या हुआ है कि चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस है, तो 2 बार इसके कन्विक्टेड पर्सन के प्ली को रिजेक्ट किया जा चुका है। तो हाई कोर्ट ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने ये पूछा है सेंटेंस रिव्यू बोर्ड से कि क्या ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक ओपिनियन के बर्डन में इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये पूरा न्यूज चल रहा है। सो ये जो पूरा केस है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है कि एक पब्लिक परसेप्शन कि क्या एक हीनियस क्राइम के लिए कोई व्यक्ति अगर कॉन्विक्टेड है, तो क्या उसमें अगर रिफॉर्म आता है, उसकी कंडक्ट में अगर बदलाव आता है, अगर वो सोसाइटी के लिए अगर थ्रेट नहीं है, तो क्या उसको रिलीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये हीनियस क्राइम वर्सेस रिफॉर्म का एक डिबेट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल भी एक्सप्लेन्ड पेज से ही है। उड़ीसा इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जो कि मरीन स्पेशल प्लान इसको लॉन्च किया है। ये क्या होता है? जैसे कि आप एक नई सिटी को बसाते हैं या फिर कोई सिटी है उसको रिन्यू करते हैं, तो उसके लिए जो प्लानिंग करते हैं कि ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन सा रोड किधर से होकर के जाएगा, मार्केट्स कहाँ पे होंगे, और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। सो ये सब प्लानिंग हम पहले करते हैं। सो यही प्लानिंग जो है अगर ये सी के लिए किया जाए, ओशन के लिए किया जाए, तो इसको मरीन स्पेशल प्लानिंग कहते हैं। इसके तहत जो मरीन रिसोर्सेज हैं, लाइक जैसे कि फिशिंग करते हैं, टूरिज्म एक जरिया हो सकता है। उसके बाद इन ये जो मरीन इकोसिस्टम या कोस्टल इकोसिस्टम में कुछ मैनग्रूव्स, एस्चुरीज, ये ऐसे वाटरलैंड होते हैं जो इकोलॉजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए एक हैबिटेट होते हैं, और इनका कंजर्वेशन जो है, इनका प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। सो किन एरियाज़ में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, सो ये जो है मैपिंग किया जाएगा, और उसके बेसिस पे जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को मैक्सिमलाइज किया जाएगा, मतलब कि उसको उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का भी प्रोटेक्शन किया जा सके। मतलब कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मरीन नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको यूज किया जाना। और इन सब के लिए सेटेलाइट मैपिंग की मदद ली जाएगी। जो सी वाटर है उसकी सैलिनिटी मापी जाएगी, टेम्परेचर मापा जाएगा, और जो दूसरे जो सी रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सी ग्रास, सी वेड, इनकी मैपिंग की जाएगी। तो ओवरऑल इसकी मैपिंग करके ये पता लगाया जा सकता है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि कहाँ फिशिंग किया जा सकता है, कौन से एरिया टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और किन एरियाज को हमें प्रोटेक्ट या कंजर्व करना है। सो उड़ीसा में जो कोस्ट लाइन है वो एक लंबा कोस्ट लाइन है, 550 किलोमीटर्स का है, और लैगून्स, मैनग्रोव्स और एस्चुरीज, ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जो है उड़ीसा के कोस्ट लाइन में है। सो उड़ीसा को इसके लिए चुना गया है, और इसके जरिए हम मरीन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज कर पाएंगे। ये पूरा प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में लॉन्च किया गया है, और इसके लिए हम नॉर्वे का कोऑपरेशन ले रहे हैं, मतलब कि नॉर्वे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सो ये टॉपिक जो है GS3 ब्लू इकोनॉमी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और फिल्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, मरीन स्पेशल प्लानिंग क्या है, और उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बना है, इसका एम क्या है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल पेज से रिलेटेड है। ये अभी नोएडा में जो वर्कर्स का प्रोटेस्ट हुआ था उससे रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जो डिटेल में हमने पढ़ा था वो कल और परसों के जो न्यूज़पेपर के एडिशन थे उनमें हमने इसके रिलेटेड जो है डिटेल में पढ़ा था। तो इस आर्टिकल में जो एडिशनल पॉइंट है हम वही सिर्फ डिस्कस करेंगे। इस पूरे आर्टिकल में ये कहा गया है कि अभी जो वॉर चल रहा है या फिर दूसरे वजहों से जो इन्फ्लेशन है, बट जो रियल इशू है कि वर्कर्स का जो वेजेज है वो रियली में कम है, और पीरियोडिक लेबर फोर्स और नेशनल स्टैटिकल ऑफिस इसके डेटा के अनुसार 2011-12 से
जो उनके रियल वेजेज है वो बढ़े नहीं हैं, और ये डेटा जो है शो करता है कि रियली वो उसी लेवल पे रहे हैं। सो इनफॉर्मल सेक्टर में जो वर्कर्स हैं वो मोस्टली अफेक्टेड है, और इस डेटा से ये पता चला है कि उनका जो वेजेज है, मंथली वेजेज, वो 10,000 से कम है। इसके अलावा ऑथर ने इसमें एविडेंस भी दिया है। आप रूरल जो डिस्ट्रेस है उसको देख सकते हैं, क्योंकि पिछले वर्षों में मनरेगा में डिमांड जो है वर्क के लिए वो काफ़ी बढ़ा है। तो अगर किसी की लाइवलीहुड, जो वर्कर्स का लाइवलीहुड है, वो अगर प्रॉपर वर्क उसको नहीं मिल रहा है, तभी मनरेगा ऑप्ट किया जा रहा है और उसमें हाई डिमांड बढ़ी है। तो ये भी एक एविडेंस है। सो ऑथर का कहना है कि अगर डिमांड जो है वो लो है, उसकी वजह क्या है? इनकम लो होना। और जब डिमांड लो होगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ जो है वो लो होगा। सो ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका डेवलपमेंट या ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, जीडीपी पे इफेक्ट पड़ेगा। सो अगर हमको इसे सॉल्व करना है तो हमें जो बेस है, जो कि इनकम लो लेवल का है, उसको इम्प्रूव करना होगा, ताकि उससे डिमांड बढ़े, फिर डिमांड से जो है इकोनॉमी बूस्ट हो। सो ये पूरा आर्टिकल जो है हमने पहले डिस्कस किया था, तो दो जो एडिशनल पॉइंट है ये हमने इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज का है। ये अभी जो बिल लाया गया था 131st अमेंडमेंट का, तो उसी से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो अभी बिल पास नहीं हो सका, तो ऑथर के अनुसार कहना है कि जो सीट लोकसभा की 543 से 850 की जाने वाली थी, तो ये सिर्फ नंबर मैटर नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एमपीज के नंबर जो है कम है, इसलिए जो है रिप्रेजेंटेशन वीमेन का कम है। ऑथर का कहना है कि अभी का पॉपुलेशन है वो पीक पे जाएगा 2060 तक। सो उसके बाद पॉपुलेशन जो है डिक्रीज होगा। तो ऑथर का कहना है कि जब पॉपुलेशन फिर डिक्रीज होगा तो फिर नंबर का इंक्रीज होना एमपीज का वो रिलेवेंट कैसे रह जाएगा। तो ये कहना कि सिर्फ नंबर्स की वजह से विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है वो नहीं है। इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं उनमें ऑलरेडी विमेन के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड प्रावधान है, और हमारा लोकल बॉडी जो है काफ़ी स्ट्रेंथन है। बट वहाँ जो कुछ इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को हमको रिजॉल्व करना है। जैसे कि हमारे यहाँ लोकल बॉडीज़ तो है, बट उनको पावर क्या दी जा रही है, क्या वो पावर इम्प्लीमेंट हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी फंडिंग क्या है। जैसा कि हम देखते हैं कि लोकल बॉडीज़ के पास हमेशा फंडिंग की दिक्कत होती है, और पूरा जो है स्टेट गवर्नमेंट पे उसका बर्डन होता है। सो फंडिंग, पावर और जो इंस्टीट्यूशन है उसकी इफ़िशियंसी कैसी है। सो ये पूरा इशू जो है सिर्फ नंबर पे बेस्ड नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशनल इफ़िशियंसी, हम जो इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं उसको पावर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, और जो सबसे मेन है फंडिंग इशू, उसको रिजॉल्व करने की है। और इससे रिलेटेड जो दूसरे डिटेल्स है हमने पहले आर्टिकल्स में पढ़े हैं। सो ये जो एडिशनल पॉइंट थे वो मैंने डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज से है, ये ईरान वॉर से रिलेटेड है। हमने इससे रिलेटेड काफ़ी आर्टिकल्स को पहले डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड जो एडिशनल पॉइंट है वो है, इसमें जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि यूएसए और ईरान के बीच जो मिसट्रस्ट है वो काफ़ी समय से चला आ रहा है। बिकॉज ये जो कॉन्फ्लिक्ट है 1979 से ये चला आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लेकर के एक दूसरे के प्रति वो डाउट रहता है मन में। और फिर जैसा यूएसए का कंडक्ट रहा है कि अभी जो जो ये स्ट्राइक हुआ है, जो जिसमें टॉप लीडर्स को एलिमिनेट कर दिया गया था, जो फर्स्ट स्ट्राइक हुआ था, उसमें क्या देखा गया था कि नेगोशिएशन चल रही थी। मतलब लोगों का कहना था कि डील जो है एक लेवल तक पहुंचने वाला ही था कि ये स्ट्राइक किया गया था। तो अगर इस तरह के जब स्ट्राइक्स होते हैं तब डाउट जो है और बढ़ जाता है कि क्या इस तरह का जो नेगोशिएशन जो है टाइम गेन करने के लिए तो नहीं है, और दोनों एक दूसरे के प्रति डाउट करते हैं। सो अगर ये सीज फायर जो है अभी ख़त्म होने वाला है, अगर ये सीज फायर एक्सटेंड नहीं होता है तो ये जो है इस्केलेशन और बढ़ सकता है। और इसमें जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का रोल है, जैसा कि पहले हम देख रहे थे कि यूएसए में लोग जो है, कुछ लोग इस वॉर के सपोर्ट में और बहुत सारे लोग वॉर के अगेंस्ट भी हैं। सेम ईरान में भी ये हालात है। जो उनका सिविलियन गवर्नमेंट है और उनकी जो आर्म्ड फोर्सेज है, आईआरजीसी, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड,
सो इनमें भी मतभेद है, बिकॉज IRGC जो है हार्डलाइनर्स हैं, इनका यूएस के प्रति जो रुख है वो काफ़ी कड़ा है, मतलब कि वे आसानी से यूएस के साथ कोई आसान सा डील जो है मतलब नहीं करना चाहते, और इस वॉर के लिए वो तैयार हैं। जबकि सिविलियन गवर्नमेंट जो है उनका रुख जो है थोड़ा नर्म है, वे बातचीत करना चाहते हैं। बट जो मिसट्रस्ट है, इस आर्टिकल का जो मेन पॉइंट है मिसट्रस्ट, वो दोनों में है। वो जो है इस एस्केलेशन को और बढ़ा सकता है। बट इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जो इस आर्टिकल में बताया गया है कि नेगोशिएशंस ही एक जरिया है, कंटिन्यूअस नेगोशिएशन, इसी के जरिए हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल इकोनॉमी पेज से रिलेटेड है। सेंट्रल बैंक RBI के द्वारा रूपी डेरिवेटिव, इसके ट्रेड में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आसान किया गया है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो ईरान वॉर चल रहा है उसमें जो एनर्जी डिसरप्शंस हुआ है उसकी वजह से एनर्जी मार्केट में काफ़ी स्ट्रेस है, और ऑयल और गैस के प्राइसेस जो है उसके लिए हमें ज़्यादा डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं। तो जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो हमारा रुपीज़ जो है वीक होता है। सो उस कंडीशन में RBI ने यहाँ पे रुपीज़ डेरिवेटिव, इसके ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसको कुछ आसान बनाया है। अब ये रुपी डेरिवेटिव क्या है? जैसे कि मान लीजिए अभी जो एक्सचेंज रेट है इक्वल टू 90 रुपीज़। अगर आगे डॉलर महंगा होता है या फिर सस्ता होता है तो उससे आपके पास अगर डॉलर है तो आपको लॉस या गेन हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि रुपी स्ट्रांग होता है या रुपी वीक होता है। सो अगर मान लिया जाए आगे 95 हो जाए, सो रुपीज़ जो है वीक हो गया। सो अगर आपको बैंक को कुछ पैसे देने हैं तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो उस हालात में इस सिचुएशन से बचने के लिए रुपी डेरिवेटिव का सहारा लेकर के कोई क्या कर सकता है, ये जो 90 एक्सचेंज रेट है उसको 90 मतलब बैंक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको 94 पे फिक्स कर देता है। मतलब दोनों अग्री कर जाते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई भी बदलाव एक्सचेंज रेट में होता है तो हमारा जो लेन देन होगा वो 94 पर ही होगा। तो मान लीजिए 96 हो गया, तो इस केस में जो कस्टमर है उसको बैंक को अगर पैसे देने होंगे तो वो 94 के ही रेट से देगा। मतलब मान लिया जाए कि उसे लेटर से $1000 देना है, सो वो 94 के हिसाब से वो एक्सचेंज रेट करके वो रुपीज़ में देगा। तो इससे क्या होगा, बिकॉज रुपीज़ जो है अभी वीक हो गया है, 96 हो गया है, तो जो कस्टमर है वो जो है लॉस में नहीं जाएगा, बिकॉज उसको तो 94 में ही पे करना पड़ रहा है। इसके उल्टे अगर हमने 94 पे फिक्स किया हुआ है और जो एक्सचेंज रेट है वो 92 पे चला जाता है, मतलब कि रुपीज जो है स्ट्रांग होता है, बट फिर भी हमको जो कस्टमर है उसको बैंक को 94 ही पे करना पड़ेगा। मतलब कि इस स्थिति में जो बैंक है वो जो है फायदे में रहती है। तो इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जिसके तहत जो एक्सचेंज रेट है उसको फ्यूचर में उससे जो रिस्क है उस रिस्क को कम करने के लिए इस तरह से एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाता है। और इसी से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको RBI जो है स्ट्रिक्ट रखती है, बिकॉज अगर RBI इन रूल्स को स्ट्रिक्ट नहीं रखेगी तो कोई भी पर्सन जो है जब मनमाने ढंग से इसको मैनिपुलेट करेगा, जब चाहेगा वो तब जो है वो रुपीज़ को फिक्स करेगा और फिर उससे निकल जाएगा। सो इस तरह से रुपीज़ के स्पेकुलेशन से, एक्सचेंज रेट के स्पेकुलेशन से मार्केट जो है रुपीज़ जो है डीस्टेबलाइज हो जाता है। तो इसी के लिए जो है RBI जो है इसको एक स्ट्रिक्ट रूल के अंडर में रखती है और ताकि रुपीज़ जो है स्टेबलाइज रहे। सो इसी स्ट्रिक्ट रूल को RBI ने अभी थोड़ा आसान किया है, बिकॉज अभी जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से जो रुपीज़ वीक हो रही है तो रूल्स को थोड़ा आसान करना पड़ा है। सो ये था आज का पूरा इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।